अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। जी, वी हैव डन विद द इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी किए थे। और उसमें आपने देखा था स्टूडेंट्स, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो हैं वो अटेन हो जाती हैं। यानी एक रिएक्शंस जो है वो देखने में बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे एक बैलेंस कंडीशन में लगता है, और यहाँ तक जो उसकी पोजीशन आ जाती है ऐसे लगता है जैसे वो स्टॉप हो गया, लेकिन असल में वो स्टॉप नहीं हुआ। फ़र्ज़ करें कोई भी रिएक्टेंट्स हैं ए, रिवर्सिबल रिएक्शंस बी, सारे के सारे ए रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं बी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं रिएक्टेंट्स में, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट वो अटेन करते हैं, वो हासिल करने में सालों का अरसा भी लग जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस भी होता है, और सम टाइम कुछ फ्यू सेकंड्स में हो जाता है, कुछ रिएक्शंस को सिर्फ फ्यू मिनट्स चाहिए होते हैं। सो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट प्रोसेस। जैसे अगर हम अपनी बुक की एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, सो हाबर प्रोसेस जो है इस चैप्टर के ऊपर उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर हाबर प्रोसेस जो है वो आपको नज़र आएगा। हाबर प्रोसेस है क्या? हाबर्स जो है इसने अमोनिया बनाने का एक तरीका जो है वो बताया था। वो ये था कि अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लें, उनका रिवर्सिबल रिएक्शंस करवाएं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो बनेगा। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न जो है वो ये उन्होंने बताई है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये चेंज हो जाते हैं अमोनिया में, और अमोनिया जो है वो बहुत इजीली हमें लिक्विड हालत में कन्वर्ट हो जाता है। सो इससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शंस जो है वो 100% कंप्लीट है, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट्स N2H2 विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सो ये प्रोसेस जो है, ये पूरी बुक के जितने भी रिएक्शंस हैं वो हमें उनमें ख़ास तौर पर नुमाया दिखाई देगा। ये हाबर प्रोसेस है और इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स टेम्परेचर देंगे आप तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया बनाएगा, और इसके ऊपर 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो लगेगा। प्रेशर की भी कंडीशंस हैं, कुछ शराइत लागू होती हैं कि 200 एटमॉस्फेयर हो। कैटलिस्ट आप आयरन यूज़ कर सकते हैं, Al2O3 यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, टेम्परेचर 400 होगा, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर होगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बना देंगे अमोनिया की। अब ये सारी कंडीशंस होंगी तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स बनाएंगे, स्लोली जितने प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बना देंगे। अब एक वक्त ऐसा आएगा स्टूडेंट्स कि जितनी रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट बनाई, अब जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स बना देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें जितने रिएक्टेंट्स हैं लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन अ बैलेंस्ड कंडीशंस। ये है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इन्फिनिट प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे आके जब सारी कंडीशंस भी बैलेंस हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बैलेंस हैं, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे आके अगर आप गौर से देखें, इनकी कंडीशंस को छेड़ा जाए, इनको डिस्टर्ब किया जाए तो क्या असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि अगर हम इन सारी कंडीशंस को बदल दें, टेम्परेचर को बदल दें या प्रेशर को बदल दें या कैटलिस्ट को बदल दें, या फिर हम कोई रिएक्टेंट कम ज़्यादा कर दें या प्रोडक्ट को निकाल लें, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सारी कंडीशंस जो हैं ये अभी हम स्टडी करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना है कि फ़िज़िकल कंडीशंस, ये कुछ फ़िज़िकल कंडीशंस हैं दैट वी कैन सी, इनको अगर चेंज करेंगे तो रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिंग और विड्रॉइंग 1 और मोर रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स हैं,
अगर हम इनमें से एक रिएक्टेंट्स को ऐड कर देते और नाइट्रोजन डाल देते हैं, फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर हम हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, हम इनमें से 2 मोल्स निकाल लें और 1 हाइड्रोजन का रहने दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा या हम इनके रिएक्टेंट्स के को छेड़ दें कि वो डिस्टर्ब हो जाएं, डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर प्रोडक्ट को छेड़ दें या उनमें से प्रोडक्ट निकाल लें। अमोनिया को अगर निकाल लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन पे। फिर अगर हम इसके टेम्परेचर को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या इसका जो कैटलिस्ट है उसको बदल दें, या इसका जो प्रेशर है उसको बदल दें, तो क्या इन सारी चीज़ों के चेंज करने से, डिस्टर्ब करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि याद रखें ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में चल रहा है, एक बहुत स्मूथ वे में प्रोसीड हो रहा है, जिसमें रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस। और अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट है हाबर प्रोसेस में, अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली बात, ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या डाल दिया था हमने इसमें, नाइट्रोजन को ज़्यादा कर दिया तो उसका इक्विलिब्रियम ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, अमोनिया। तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी बात, ये कॉन्सेंट्रेशन हमने किसकी की थी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या था, रिएक्टेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा करने से क्या फ़र्क आया, इक्विलिब्रियम ख़राब हो गया और उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए दोबारा से अमोनिया हाइड्रोजन के साथ मिलेगी और क्या बना देगी, 2NH3। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम कॉन्सेंट्रेशन किसकी करेंगे, अमोनिया। अब हम अमोनिया निकाल लेते हैं, विड्रॉ हमने क्या करना है, NH3। So what will happen to this reaction? Think about it. सोचें कि अगर हम इसमें से प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं, डिस्टर्ब करना है इसका इक्विलिब्रियम, अमोनिया को निकाल लिया, what will happen? क्या होगा जी, अमोनिया को निकालने से भी ज़्यादा से ज़्यादा फिर दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन, फटाफट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जल्दी से क्या बना देंगे, अमोनिया। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अपना रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसका जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करें। सो जल्दी से फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना देगा, सो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये थी कॉन्सेंट्रेशन। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। हमने कहा था कि इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो कंडीशन है, शर्त है कि 400 डिग्री सेल्सियस होगा तो अमोनिया बनेगी। अब हम अगर टेम्परेचर को कर देते हैं 600, फ़र्ज़ करें हम टेम्परेचर को कर देते हैं 600, सो व्हाट विल हैपन, 400 से ज़्यादा कर देते हैं, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर हम इस टेम्परेचर को कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस, कम करके देखें तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं 600 तक करते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये टेम्परेचर को डिस्टर्ब करने से ये कंडीशंस हमारे पास आएंगी। तीसरे नंबर पर हमने चेंज किसको करना है, प्रेशर को। जी स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो रिएक्शंस हैं जिनमें सॉलिड्स इन्वॉल्व हैं, सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई चेंज नहीं है। आपने इसी बुक में हमने पढ़ा था CaCO3 रिवर्सिबल रिएक्शन CaO, तो CaO प्लस CO2। अब ये रिएक्शंस जो है ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो है वो सॉलिड है। अब इसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट। ये आपने याद रखना है, किसी भी ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड है उस पर प्रेशर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लिक्विड्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर लिक्विड कोई हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें भी प्रेशर ज़्यादा कर दें कम कर दें, लिक्विड कंडीशन में अगर हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद हैं तो नो डिफरेंस। थर्ड नंबर पे आ जाता है गैसेस, लाइक हमने देखा था
प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बना देते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये भी गैसियस स्टेट में मौजूद है, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस है। अब क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने याद रखना है। तो फिर क्या ख्याल है, प्रेशर का फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, किस केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेशर का फ़र्क पड़ता है? ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, उस इक्वेशन पर फ़र्क पड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये जो है ये बहुत अच्छी एग्जांपल है हाबर प्रोसेस की, अमोनिया के बनने की, जिसमें 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। सो ऐसी केमिकल इक्वेशन या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वहाँ पे प्रेशर का फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनिया जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट अगर हम चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका आयरन। अगर आपने यूज़ करना चाहे आयरन यूज़ कर सकते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये वाले कैटलिस्ट जो है जो आप यूज़ करेंगे तो इसका फ़र्क पड़ेगा। और कैटलिस्ट के यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, इट इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस की जो स्पीड है उनको ज़्यादा कर देगा। अब हमारी एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 89 है। एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से समझते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज़ कमर्शली very important because it is used as a thinner in paint industry. One way to get the better yield of the product ethyl acetate is to remove water from the reaction mixture as soon as it is formed. Suggest a suitable method to withdraw water from the reaction mixture. अब इथाइल एसीटेट का रिएक्शन मिक्सचर है, इससे वाटर को हटाना है। बड़ा ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपने याद रखना है, पूछा आपसे सिर्फ ये जा रहा है कि वाटर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऐसा मेथड अपनाएं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसमें से वाटर निकल जाए। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वाटर निकालने के लिए कॉमन सेंस से अपने ड्राइंग एजेंट यूज़ करने हैं। ड्राइंग एजेंट का मतलब है जो कि वाटर को बिल्कुल ही सुखा दें, तो उनमें हमने बात करनी है। तो ड्राइंग एजेंट कौन सा है ये देख लें, MgSO4 है, ये आपने यूज़ कर लेना है, और Na2SO4। जी स्टूडेंट्स, ड्राइंग एजेंट 2 यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो आपका वाटर जो है वो उस कंपाउंड में से निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ये ड्राइंग एजेंट्स हैं। तो इस तरह आपकी यील्ड में जो है वो प्रॉपर वो कंपाउंड आ जाएगा दैट यू नीड। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चेंजेस ऑफ द कंडीशंस जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।